हिंदुस्तान में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला मुकदमा अयोध्या में जमीन विवाद, उस पर अब सुनवाई खत्म हो चुकी है। यानी कि सभी पक्षों ने अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में रख दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे 12वीं और 13वीं शताब्दी में जिस जगह पर विवादित ढांचा बना हुआ था, जहां मुख्य गुंबज था, उसके ठीक नीचे राम मंदिर के अवशेष कितने वृहत तरीके से मिले हैं, यह हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स हैं, जो कि 1976 से 78 और 2003 से 2005 के बीच में ये दो रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिसके आधार पर विश्वस्त तरीके से कहा जा सकता है कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक एक भव्य राम का मंदिर जन्म स्थान पर मौजूद था। देखिए न्यूज नेशन पर सबसे पहले। दशकों से चल रही है राम की जमीन पर राम के निशानों की तलाश। उस हिंदुस्तान की सरजमी पर राम जन्मभूमि के वजूद की तलाश है, जिसके पाताल तक बसे हैं राम के सबूत। 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में पहली बार अयोध्या में खुदाई की गई थी। उस वक्त बीबी लाल की टीम में के मोहम्मद भी थे। खुदाई में 12 खंबे मिले, जिन पर हिंदू कलाकृतियों की छाप थी। मई 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने दोबारा खुदाई की। बीआर मणि की अगुवाई वाली टीम में भी के मोहम्मद शामिल थे। इस बार खुदाई में जो पिलर और पिलर बेस से जुड़े अवशेष मिले, वो गवाही दे रहे थे कि यहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर था। लेकिन डॉक्टर मणि साहब के एक्सकवेशन में बहुत सारे पिलर बेसिस मिला इसी तरीके का। नोट 1, 2, 12, 13, 14, 15 नहीं, 50 से ज़्यादा जो ना, एंड दैट टू इन 17 रोज में मिला, जिसका मतलब ये था कि ये एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था करके। एएसआई की टीम को विवादित जमीन की खुदाई के दौरान मकरमुख प्रणाली मिली, जो कि जलाभिषेक के पानी को बाहर निकालने के काम आती है। मकरमुख प्रणाली का प्रयोग सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिदों में मकरमुख प्रणाली का कोई तुक ही नहीं बनता। सेकंड थिंग जो ना, वो प्रणाली मीन्स डेली भगवान को नहलवाना पड़ता है, तो वो अभिषेक जला बाहर जाने के लिए ये प्रणाली रहेगा। एंड टिपिकली नॉर्थ इंडियन टेम्पल में वो मगर प्रणाली कहते हैं। खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को मिट्टी से बनी कलाकृतियां मिली। इन टेराकोटा कलाकृतियों में हिंदू संस्कृति की छाप थी। दुनिया की किसी भी मस्जिद में टेराकोटा आइटम्स नहीं मिलते। टेराकोटा आइटम्स में जानवरों का भी है, ह्यूमन बीइंग्स का भी है, लेडीज का भी है, मर्द का भी है। अगर मस्जिद होता तो आपको इस तरीके का किसी भी ह्यूमन डिपिक्शंस या लिविंग क्रिएचर का डिपिक्शन जो ना हराम है, वो मस्जिद में आपको नहीं मिलेगा। ये तस्वीर देखिए, ये मंदिर के शिखर पर कलश के नीचे लगने वाला अमलका है। ये अमलका भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद की खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को मिला था। किसी भी मस्जिद के शिखर पर अमलका नहीं होता। खुदाई में मिला ये 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा विष्णु हरि शिला फलक है। इस शिला फलक पर 20 पंक्तियां लिखी हैं और इन 20 पंक्तियों में अयोध्या की विवादित भूमि का सच छिपा है। And it is dedicated to that person who had killed 10-headed person. ये कौन है? Again राम। जिस धरती से राम और राम कथा का नाता जुड़ा है, जिस जमीन से सीता की कहानियां जुड़ी हैं, उसी जमीन में दफन सैकड़ों ऐसे सबूत हैं, जिन्हें आज तक नजरअंदाज कर राम जन्मभूमि की बहस को जिंदा रखा गया। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि राम जन्मभूमि और इस पूरे जमीन विवाद को जिंदा रखने का राजनीतिक फायदा किन किन लोगों ने और किस किस वक्त उठाया है। लेकिन जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक जिरह चली, तो मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों ने जिस तरीके के हथकंडे अपनाए, ये अपने आप में बड़े ही अफसोसजनक थे। खास करके जब आप राजीव धवन के तमाम पैंतरों को देखें, तो अफसोस होता रहा कि इतने सीनियर वकील क्या इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। हद तो तब हो गई जब आज राजीव धवन ने भरी अदालत में राम जन्मभूमि न्यास के नक्शे को फाड़कर फेंक दिया। क्या यह होता है कोर्ट में प्रक्रिया का मतलब? देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े विवाद की सुनवाई का 40वां और अंतिम दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि न्यास
और हिंदू महासभा की तरफ से दलीलें पेश की गईं, जबकि आखिर में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में ऐसी हरकत की कि कोर्ट को उन्हें फटकारना पड़ा। राजीव धवन ने कोर्ट में ही हिंदू महासभा की ओर से बतौर सबूत पेश किए गए नक्शे को 5 टुकड़ों में फाड़ दिया। न्यूज नेशन अब आपको दिखा रहा है वो नक्शा जो कोर्ट रूम के अंदर जब हियरिंग चल रही थी तब फाड़ा गया और राजीव धवन ने वो नक्शा फाड़ा था। ये एक्सक्लूसिव नक्शा आप देख रहे हैं जहां पर कोर्ट के अंदर रूम में ये फाड़ा गया। दरअसल कोर्ट में हिंदू महासभा के वकील की दलीलों से राजीव धवन भड़क गए और वकील के पेश किए गए नक्शे को फाड़ डाला। हिंदू महासभा के वकील ने इस नक्शे को 2016 में प्रकाशित एक्स IPS किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड से निकालकर अदालत में पेश किया था। इस किताब में दावा किया गया है कि अयोध्या में मस्जिद नहीं मंदिर था। हिंदू महासभा के वकील इस नक्शे के साथ दलील दे ही रहे थे कि अचानक राजीव धवन बेकाबू हो गए और अपनी खींच कागज के नक्शे पर उतार दी। जब अयोध्या की मैपिंग करी थी तो इसी जगह को जन्म स्थान के तौर पे लिखा गया। तो ये आप बता रहे हैं कि जन्म स्थान ये है बीच में जो ये हिस्सा है जन्म स्थान का, ये हिस्सा जो है ये वो जन्म स्थान है। अच्छा, ये जो आपने सर्कल से बनाया हुआ है ये वो जन्म स्थान है। तो इसको एविडेंस के तौर पे आप पेश करना चाह रहे थे, आपकी तरफ से पेश होना हिंदू महासभा हो भी गया। कोर्ट में नक्शा फाड़ने वाले वकील राजीव धवन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पटना में प्रदर्शन किया। बहरहाल अब पूरे देश की नजर राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम फैसले पर टिकी है। टीम न्यूज नेशन। और आइए एक और धार्मिक स्थल की बात करते हैं, करतारपुर साहब की बात करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान ने यह जरिया इसलिए बनाया क्योंकि 550वीं वर्षगांठ पर श्रद्धालु पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहब पर दर्शन कर सकें और वहां पर अपनी आस्था प्रकट कर सकें। लेकिन किस तरीके से इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान खालिस्तान की हवा को आगे बढ़ा रहा है, यह अब साबित हो चुका है। न सिर्फ खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान के रेल मंत्री स्पष्ट तौर से कहते हैं कि जो भी खालिस्तानी पाकिस्तान पहुंचे उसका पाकिस्तानियों को स्वागत करना चाहिए। अब इसके बाद भी कोई शक है कि पाकिस्तान के मंसूबे करतारपुर कॉरिडोर को लेकर क्या है? क्या करतारपुर कॉरिडोर की आड़ में हिंदुस्तानियों की आस्था के साथ खेल रहा है पाकिस्तान? क्या कॉरिडोर के नाम पर सिखों की श्रद्धा के साथ साजिश कर रहा है पाकिस्तान? ये सवाल इन तस्वीरों से उठ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उसकी तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के जनरल बाजवा के साथ उसकी तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के आतंकी सरगना हाफिज के साथ उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं उस खालिस्तानी की जिसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए आतंकी सरगना हाफिज सईद ने पाला है। हाफिज की चुनावी रैलियों से लेकर पाकिस्तानी फौज के वीडियोस में भी अक्सर भोंकता हुआ नजर आ चुका है और अब इस आतंकी को पाकिस्तान की इमरान सरकार पलकों पर बिठाए हुए है। करतारपुर पर पाकिस्तान का पाव। करतारपुर में आतंक की गुगली फेंक पाकिस्तान क्यों इतना इतरा रहा था, अब उसके पीछे की चाल दुनिया के सामने आ रही है, जब पाकिस्तान के मंत्री खालिस्तानी को अपने पल्लू में बांधकर घूम रहे हैं। इस तस्वीर में पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद के साथ जो शख्स बैठा है वो खालिस्तानी आतंकी है। अब सुनिए पाकिस्तान का प्लान क्या है। खालिस्तान के लोग यहाँ तशरीफ लाएं तो उनका खूब आओ भगत की जाए और खुद खूब उनकी मेहमानदारी की जाए। पाव आधे पाव का एटम बम लेकर चलने वाला ये पाकिस्तानी मंत्री भले ही पाकिस्तान में सिरफिरा माना जाता है, लेकिन करतारपुर के नाम पर इसने खालिस्तानी आतंक को बढ़ाने की साजिश की पोल खोल कर रख दी है। वैसे पाकिस्तान जैसे देश से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है जो भारत से जाने वाले हर सिख श्रद्धालु से 2500 रुपए वसूलेगा और उससे पाकिस्तान खालिस्तानियों की आवभगत करेगा। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि खालिस्तान के मुद्दे को कैसी हवा दी जाए, लेकिन जरा सोचिए, क्या यह जजिया नहीं है? सिख श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर करतारपुर साहब के दर्शन को जाएं और उसके लिए $20 पाकिस्तान के प्रशासन को दें, यानी कि इमरान खान को। 5000 श्रद्धालु एक दिन में जा सकते हैं, यानी कि $1 लाख पाकिस्तान को जजिया के तौर पर मिलेगा। 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान को जजिया के तौर पर हर हिंदुस्तानी देगा। क्या यह अपने आप में जायज है? क्या यह सही है? पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। इतनी खुशहाली
खुशहाली होगी कि बाहर से इंशाल्लाह लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। न जाने किस भरोसे इमरान खान पाकिस्तानियों को झांसा देते आ रहे थे कि पाकिस्तान में नौकरियों की बहार होगी। बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। भुखमरी और बदहाली से जूझते पाकिस्तानियों ने इमरान को इसी चक्कर में सिलेक्टेड पीएम बना दिया कि नौकरी मिलेगी, लेकिन 13 महीने बाद पता चला कि पाकिस्तानी देश छोड़कर भाग रहे हैं। पिछला साल था जनवरी से अगस्त तक, उसमें कोई 2,24,000 लोग बाहर गए, लेकिन ये जो साल चल रहा है जनवरी से अगस्त तक, इसमें 3,73,000 लोग बाहर भेजे गए हैं। पाकिस्तान की बदहाली में समझदार नौजवान तो विदेश भाग गए, लेकिन बचे कुचे लोगों ने मुल्लाओं का दामन थाम लिया जो अब इंकलाब लाएंगे। तब्दीली की जो बात करते थे, बाकी तो करते ही कोई नहीं है तब्दीली की बात। तुमने कहा मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो नया पाकिस्तान जो है उमर बिन अब्दुल अजीज, तुम 13 महीनों की बात करते हो, जब अंदर हो ना कोई दम खम जना हो बंदा। हालांकि आतंकिस्तान में इमरान ने बड़ी कोशिशें की। नवाज की भैंसों की नीलामी से लेकर गधों के कारोबार भी इकोनॉमी को बचा नहीं सके, तो अब इमरान खान ने नौकरियां कम करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। और जब पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर है हाफिज जैसे आकाओं का धंधा चमकेगा, क्योंकि रोटी का मारा पाकिस्तानी इस खालिस्तानी की तरह कलम फेंक कर बंदूक उठाएगा। ये कलम ये हम उठा के फेंक देंगे और हम फिर ये उठाएंगे। ऐसे न जाने कितने सिरफिरों को पाकिस्तान पाल रहा है, जिनका बेरोजगारी के मारे बुरा हाल है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान जैसे दिवालिया मुल्क की हालत तो देखिए। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और कैट मिडल्टन पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे तो पाकिस्तानियों ने कैट मिडल्टन के सलवार कमीज पर भी तंज कसने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर पोशाक भी पहनी तो उसके लिए पाकिस्तानी पाकिस्तान की सरकार पर ही तंज कस रहे हैं। ब्रिटिश राजशाही खानदान के प्रिंस विलियम और उनकी बेगम केट मिडल्टन पाकिस्तान की सरजमी पर उतरी तो पाकिस्तानियों ने अपनी औकात भर उनका स्वागत किया। केट से गलती ये भी हो गई कि उन्होंने फिरोजी रंग का फुल स्लीव गाउन पहन लिया। फिर तो पाकिस्तानियों ने उन्हें तरह तरह की कुर्तियों और सूट पहनाना शुरू कर दिया। केट जहां भी जाती उन्हें कुर्ता सलवार पहनने की नसीहत दी जाने लगी। पुराने लोगों को याद आ गया कि कभी डायना भी पाकिस्तान आई थी तो ऐसे ही चल रही थी। सफेद बुर्के वाली महिलाओं ने सलाह दी कि डायना ने तो दुपट्टा भी लिया था, तो सफेद सूट पहने केट ने पल्लू भी ले लिया। लेकिन पाकिस्तान की इनकलाबी खवातीनों को ये नागवार गुजरने लगा। आवाज उठने लगी कि विलियम को पैजामा क्यों नहीं पहना रहे। पाकिस्तानियों ने विलियम को भी शेरवानी पहना दी। गजब की तस्वीर तो तब सामने आई जब केट और विलियम को सैर कराने के लिए इमरान खान ने आनन फानन में फंड रिलीज किया और ऑटो वाले को रंग पेंट करने के लिए पैसे मिले। उसने फटाफट चटक सब्ज रंग में ऑटो को रंगा दिया, मोर वोर सब बनाए और केट विलियम को सैर कराने पहुंच गया। अब पाकिस्तान में चर्चा ये है कि शायद केट ने पीएम इमरान खान से पूछ लिया कि उनकी बेगम बुशरा कहीं नहीं दिख रही। पाकिस्तानी अब इसी पड़ताल में हैं कि इस केट के चक्कर में तो वो भूल ही गए कि इमरान की बेगम बुशरा कहां गुम हो गई, क्योंकि खाड़ी से लौटने के बाद से इमरान के साथ बुशरा दिख नहीं रही। टीम न्यूज़ नेशन। 23 सितंबर से लगातार पीएमसी बैंक के ग्राहकों की परेशानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी का पैसा इस बैंक घोटाले में मारा गया है। इसके बावजूद सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं। हद तो तब हो रही है जब महाराष्ट्र के चुनाव में यह मुद्दा तक नहीं है और अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि उनका जिंदगी भर का जमा खाता खत्म हो चुका है। पहले संजय गुलाटी की हार्ट अटैक से मौत, फिर दिल का दौरा पड़ने से फत्तुमल पंजाबी की मौत और अब 39 साल की डॉक्टर निवेदिता बिजलानी ने की खुदकुशी। दुनिया छोड़ चुके ये तीनों लोग पीएमसी बैंक के ग्राहक थे। इन तीनों की एक ही गलती थी कि इन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई पीएमसी बैंक में जमा कर दी। बैंक 4300 करोड़ के घोटाले में फंस गया और इन सब की जमा पूंजी पर संकट मंडराने लगा। निवेदिता वर्सोवा के मॉडल टाउन इलाके में अपने पिता के साथ रहती थी।
निवेदिता ने नींद की कई गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस निवेदिता की मौत को डिप्रेशन से जोड़ रही है, लेकिन पीएमसी बैंक के एक कर 3 ग्राहकों का मर जाना साफ इशारा है कि बैंक इन लोगों के सपनों का कातिल निकला। डिपॉजिटर्स जिन्होंने सिस्टम को कर्जा दिया है उनके पैसे आप लौटा नहीं रहे, और जो सिस्टम से जो पैसा कर्जा लेते हैं जो बड़े बड़े उद्योग, उनका आप 3-4 लाख करोड़ राइट ऑफ हो चुका है पिछले 4-5 साल में। निवेदिता से पहले फत्तुमल पंजाबी नाम के एक और पीएमसी कस्टमर की मौत हो चुकी है। परिवार वालों का कहना है कि बैंक में संकट के बाद से फत्तुमल तनाव में थे। कितनी अजीब बात है, घोटालों में शामिल लोग करोड़पति और अरबपति हैं, और जिनकी जान जा रही है वो मेहनत से पाई जोड़ने वाला आम आदमी। यानी अमीरों के घोटाले की कीमत मिडिल क्लास के इन चेहरों को चुकानी पड़ रही है। अगर गुनाह जालसाजों और काले कुबेरों ने किया तो सजा छोटे छोटे खाता धारकों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में चीजें पटरी पर आ रही हैं। 40 लाख मोबाइल फोन से अब कश्मीर के लोग देश के कोने कोने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर सक रहे हैं। और ऐसे में आतंकवादियों ने अपने अभियान को भी तेज कर दिया है। अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को सैनिकों ने ढेर किया है। इस बीच ये खबर भी आई है कि सैनिकों के इस तमाम कोशिशों के बावजूद एक मजदूर को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये 2 तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि कश्मीर में क्यों पाक प्रायोजित आतंकी बेदम है और घाटी अमन के रास्ते पर है। सेब से लदे ट्रकों की ये कतार आतंक को करारा जवाब है, तो जम्मू के फलमंडी में सेब से लदी ये गाड़ियां और कारोबारियों की चहल पहल इस बात की गारंटी है कि घाटी अब आतंकियों को और बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक बड़ी कोशिश की थी कि वो सेब व्यापारियों को जम्मू पहुंचने ना दें, देश के अलग अलग हिस्सों में यहां पर पहुंचना दें। लेकिन मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि इस समय कश्मीर से लगातार जो ट्रक्स हैं सेब के, उनके आने का सिलसिला यहां पर जारी है और बड़ी संख्या में जो सेब से भरे हुए ट्रक हैं वो इस समय यहां पर जम्मू की मंडी में यहां पर पहुंच रहे हैं। इस बार कश्मीर में सेब की बम्पर फसल हुई है और ज्यादातर व्यापारी पहले ही देश भर के व्यापारियों को अपनी सेब की फसल बेचकर पैसे भी ले चुके हैं। लेकिन आतंकियों की कोशिश थी कि कश्मीर से सेब बाहर न निकलें और देश भर के व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़े। लेकिन सेब कारोबारियों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों पर ताला जड़ दिया। और आज सेब बहुत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डर तो नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है। आज 1200 गड्डी मंडी में है, 1200 गड्डी यहाँ, और मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 10,000 गाड़ी आई बाहर जाएगी। 2 दिन पहले शोपिया में आतंकियों ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर सेब कारोबारियों को डराना चाहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी पर अब किसानों को पूरा भरोसा है। सेना कह चुकी है कि अब सेब किसानों की वो हिफाजत करेगी। And I feel for the farmers and I assure the farmers of Kashmir that all possible and security will be provided. जम्मू में हर रोज 3 से 4 हजार ट्रक सेब लेकर पहुंच रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक जम्मू से कारोबारियों का 400 करोड़, दिल्ली के व्यापारियों का 1000 करोड़, मुंबई के कारोबारियों का 2000 करोड़ मंडी में लगा हुआ है। यही वजह है कि कश्मीर के सेब व्यापारी और ट्रक ड्राइवर जान पर खेलकर सेब देश की अलग अलग मंडियों में पहुंचा रहे हैं। इस समय हम राजस्थान के एक ट्रक में मौजूद हैं और राजस्थान के जोधपुर से ये ट्रक यहाँ पर कश्मीर के सेब लेने जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और लगातार बड़ी संख्या में ट्रक जो हैं वो कश्मीर घाटी से इस समय जम्मू जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस काम में सेना समेत पुलिस व्यापारियों का साथ दे रही है। सेना हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। इसका नतीजा भी दिख रहा है। घाटी से चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इंसान की ख्वाहिश है कि उसको मृत्यु कभी न झेलनी पड़े, और यही वजह है कि अब कुछ वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इंसानी जिस्म का जो पुर्जा खराब हो जाए उसे निकालिए और उसकी जगह आप मशीन को जोड़ते चले जाइए, यानी कि आधा इंसान और आधा रोबोट, यानी कि साइब्रॉग। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इस पर बड़ी तरक्की हो रही है और बहुत जल्द हमारे बीच रोबोट्स ही नहीं साइब्रॉग्स भी बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे।
जीता जागता इंसान रोबोट बन जाएगा। मशीन के अंदर धड़केगा दिल, रोबोट के अंदर जिंदा रहेगा इंसान। Hello, I am the future. I am the beginning of Peter 2.0. I will keep Peter's personality alive. ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर बी स्कॉट मॉर्गन का साइबॉर्ग अवतार है, जो अगले कुछ सालों तक उनकी शख्सियत को यूं ही दुनिया के सामने जिंदा रखने का अकेला जरिया है। 61 साल के डॉक्टर पीटर को जब पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन बीमारी हो गई है, तो उन्होंने विज्ञान को सहारा बनाकर खुद को जिंदा रखने का सोचा और तब उन्होंने खुद को पूरी तरह से रोबोट बनाने के लिए विज्ञान को सौंप दिया। उनकी ख्वाहिश है कि जब वो पूरी तरह से साइबॉर्ग बन जाएंगे तो लोग उन्हें पीटर 2.0 कहकर बुलाएं। साइबॉर्ग मतलब साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें इंसान के शरीर के अंग और रोबोट साथ मिलकर काम करते हैं। हाल ही में यानी 10 अक्टूबर को उनका आखिरी ऑपरेशन हुआ है। जिस वैज्ञानिकों की टीम के साथ डॉक्टर पीटर हैं, उसी टीम ने दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के लिए भी काम किया था। फिलहाल पीटर के दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है और उनकी आवाज को बदल दिया गया है। डॉक्टर पीटर दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिनके शरीर के 3 हिस्सों में यंत्र लगा है। उनके शरीर में खाने की एक ट्यूब सीधे उनके पेट से जोड़ दी गई है, दूसरा उनके ब्लैडर से कैथेटर जोड़ दिया गया है, तीसरा फेफड़ों में सांस लेने के लिए सीधी नली लगी है। इतना ही नहीं, पीटर के चेहरे को आकार देने वाली सर्जरी भी की गई है। अब उनका चेहरा रोबोटिक हो चुका है और इसमें आर्टिफिशियल मांसपेशियां लगी हैं। इसके अलावा आई कंट्रोलिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया है, जिससे वो कंप्यूटर्स को अपनी आंख के इशारों से चला सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।